तो गति के तीनों समीकरणों पर चर्चा करने के बाद अब हम लोग चालू करते हैं गुरुत्व के अधीन गति। तो इस पर भी कुछ इजी क्वेश्चन बनेंगे आपसे परीक्षाओं में, तो ये भी हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। हम लोगों ने जो पीछे गति के तीनों समीकरण पढ़ रखे हैं वो सामान्य अवस्था में जब आप सरल रेखा में गति कर रहे हैं, अर्थात सरल रेखा तो कहीं भी हो सकती है, चाहे ऊपर नीचे हो। सरल रेखा अर्थात जब आप एक प्लेन गति पे, जहाँ पे आपने ये माना था कि गुरुत्वाकर्षण हम लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम लोग पृथ्वी के ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो हम लोगों को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी प्रभावित करेगा। उस स्थिति में आपको किस प्रकार से चीज़ों की गति संबंधी समीकरण हल करने हैं, फिर सवाल हल करने हैं, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या ध्यान देना कि जब कोई गुरुत्व, थोड़ी सी चर्चा गुरुत्व के लिए कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले गुरुत्व होता क्या है, तो ये तो आप लोगों को जहाँ तक पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन साहब ने की थी, और उनने एक सेव फल को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। उससे उन्होंने उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि सेव फल जो हैं वो ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई एक आकर्षण शक्ति है हमारी अर्थ के पास, इस पृथ्वी के पास कोई आकर्षण शक्ति है जिस कारण से ये सेव फल हमेशा कहाँ की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण, और उन्होंने बोला कि इस गुरुत्वाकर्षण का जो कारण है वो गुरुत्व है। पृथ्वी के पास एक गुरुत्व बल है जिसके कारण से प्रत्येक वस्तु ऊपर से कहाँ की ओर ही आती है, मतलब कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर ही आती है। तो बाद में जब इस पर काफ़ी हद तक निष्कर्ष निकाले गए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के तहत जो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कितना पाया गया, इसको आप लोग संकेत से दर्शाओगे स्मॉल g से, जिसका मान कितना पाया गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पाया गया। तो गुरुत्व के बारे में बस आपको ये याद रखना है, गुरुत्व एक प्रकार का एक बल या आकर्षण बल है जिससे कोई वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, और गुरुत्वाकर्षण बस दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो जिस बल से खींचा जाएगा वो एक प्रकार का त्वरण होगा। ठीक है, तो उस त्वरण का अब हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे g से, ग्रेविटी से, और जिसका मान कितना निकाला गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो पीछे आप लोगों ने बेसिक गति के समीकरण पढ़ रखे हैं उसमें कोई वस्तु हम लोग मानते थे कि कोई वस्तु एक समतल पर चल रही है, इस प्रकार से आगे पीछे हो रही सरल रेखा में, लेकिन समतल पर चल रही है। अब लेकिन कोई वस्तु यदि ऊपर से छोड़ी जाए और नीचे आए तो होगी तो सरल रेखा में, लेकिन बस ये कि उसको अब या तो गुरुत्व अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करना है या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम करना। उस प्रकार से, इस प्रकार से दो स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति हमने आपके लिए क्या लिखी है, जब कोई पिंड नीचे की ओर गति करेगा अर्थात पृथ्वी की ओर गति करेगा। तो जो आपको गति के तीनों समीकरण याद है उन्हीं को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको याद रखना, और कुछ खास नहीं है। जहाँ जहाँ आप गति के समीकरणों में आप लोग क्या लिखते थे, जहाँ जहाँ गति के समीकरणों में आप ए लिखते थे, ए का मतलब वहाँ पे केवल त्वरण था, और यहाँ पे आपको ए की जगह पे हर बार क्या लिखना है, जी लिखना है। जी का अर्थ क्या हो, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो हम आपको लिख के दे देते हैं, जी का मान आप क्या लेकर मान के चलोगे, यानी क्या जी का अर्थ क्या निकालेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो है तो ये भी त्वरण। ठीक है, बस इसको दिखलाएंगे हम लोग एक ही जगह पे जी से। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा यहाँ से, v = u + gt, ना कि at, वहाँ से आप तुलना कर सकते हैं। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, h = ut + ½ gt², और तीसरा समीकरण क्या बनेगा, v² = u² + ट्वाइस gh। तो जहाँ जहाँ आपने वहाँ पे a लिखा था यहाँ पे आपको वहाँ पे g लिखना है, बस इतना आपको नाम काम याद रखना है। और ये मोस्टली कब अप्लाई करेंगे कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाएगी वो कहाँ आएगी, नीचे की ओर। तो जब हम लोग पृथ्वी की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे जी लेना है। और एक छोटी सी कहानी, बस अभी हम लोग आगे जाके क्या ध्यान देंगे कि इन तीनों समीकरणों में भी यहाँ पे प्लस ही है, क्योंकि आप लोग गुरुत्व के अधीन या गुरुत्व के साथ काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग गुरुत्व के साथ काम करेंगे, गुरुत्व की दिशा में काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर प्लस लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी जो विपरीत स्थिति बनेगी उस पर भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं कि जब हम लोग किसी पिंड को ऊपर की ओर गति कराएंगे, अर्थात आपने किसी चीज़ को ऊपर की ओर उछाला, आपने किसी चीज़ को जब ऊपर की ओर उछालेंगे तो हम लोगों की जो पृथ्वी है उस जी के आप किस कहाँ पे काम कर रहे हैं, विपरीत ओर काम कर रहे हैं। अब जी जो है आपको नीचे की ओर खींचता है, लेकिन हमारी वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो उस स्थिति में आपको जो पीछे आपने गति के तीनों समीकरण याद किया, फिर जो आपने नीचे की ओर आने वाले समीकरण याद किए हैं, उस स्थिति से आपको जस्ट कहाँ की ओर गति करानी पड़ेगी, मतलब जब उससे जस्ट आपको थोड़ा सा बस अंतर लेना है। जहाँ जहाँ प्लस थे वहाँ पे आपको माइनस लगा देना है बस, और बाकी सब कुछ जय करता हूँ। तो इस आधार पर पहला समीकरण क्या बन जाएगा, v = u - gt। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, h = ut - 1/2 gt², और तीसरा समीकरण हो जाएगा v² = u² - 2gh।
ठीक है। तो बस इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें कोई भी वस्तु जो है नीचे से ऊपर की ओर, या समझाने वाली और अच्छी भाषा क्या बनेगी, जब हम लोग किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर उछालते हैं उस स्थिति में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण की विपरीत काम कर रहे हैं। जैसे रॉकेट की गति हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि रॉकेट जो है लगातार अंतरिक्ष या फिर आसमान की ओर जा रहा है, अर्थात पृथ्वी से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जी का मान जो है माइनस में लेना है। उस स्थिति में आपके जो तीनों समीकरण है वहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। वैसे आपको एक चीज़ थोड़ी सी ये भी हमने कंफर्म कर दें कि जब कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो आपको जी का मान कैसा लेना है, ऋणात्मक। जी का मान इस स्थिति में कैसा होता है, तो ये आपको याद रखना है, ऋणात्मक या माइनस में लेना है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपको पीछे बताया गया है उस वैल्यू को आप पृथ्वी से विपरीत दिशा में गति करते समय माइनस के साथ यूज करेंगे। उसी कारण से यहाँ पे आपको माइनस लगा हुआ दिख रहा है। अब जब आपने पहले से माइनस लगा रखा तो आप नहीं लगाएंगे माइनस। तो पीछे आपने जो गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण सीखे दो स्थितियों में, उस पर आधार पर एक क्वेश्चन है कि एक पिंड को आप मीनार की चोटी से पृथ्वी तक आने में 4 सेकंड का समय लगाते हैं तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा चित्र बना लें। मान लीजिए कि ये आपकी कोई मीनार है, यहाँ से किसी वस्तु को आप नीचे गिराएंगे तो उसको ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको टी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 4 सेकंड। पर हमें इसकी ऊंचाई भी नहीं दी गई है। तो आप बोलेंगे सर वो तो निकालनी ही है, तो ऊंचाई निकालनी है। अब एक चीज़ हम लोगों को ये सोचनी है यहाँ पे कि जब वस्तु आपने छोड़ी है यहाँ पे, तो छोड़ते समय जो वेग होगा वो उसको आप u लिखेंगे, तो u की वैल्यू भी 0 लेनी है। और जब वस्तु यहाँ पे जाके रुक जाएगी तो रुकने पर भी, वो रुक जाने पर उसका अंतिम वेग भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। और हम लोग यहाँ पे पृथ्वी की ओर लेके आ रहे हैं वस्तु को, ये हमारी अर्थ है। तो पृथ्वी की ओर जब गति करते हैं तो जी का मान धनात्मक लेना है, जो कि कितना लेना हम लोगों को, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, जिसको लगभग में आप 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत आप लोग जो भी हम लोगों ने पीछे गुरुत्व के अधीन गति याद की थी, ठीक है, जो आपने गुरुत्व के अधीन गति याद की थी उसका आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, h इक्वल टू एच की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग गुरुत्व के अधीन गति का, हमने आपको द्वितीय लिखा, आप केवल समीकरण लिख के देख सकते हैं कि गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण से का द्वितीय समीकरण से, इसमें क्या लिखेंगे आप, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और प्लस क्यों, क्योंकि हमारी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर जा रही है, तो हमें h का मान तो चाहिए ही है। u का मान कितना लेना आपको, 0। अब t का मान भले दिया है लेकिन गुणा होकर तो वो 0 हो जाएगा, 1/2। g का मान आप 9.8, या परीक्षा में आपको लिखा आ सकता है कि लगभग में आप 10 भी ले सकते हैं, तो 10 के बहुत करीब है ये। t का मान 4, उस पर लगाएंगे 2 की घात, तो ये तो हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 4.9 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ बचेगा 4.9 इंटू 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। 16 का जब इसमें गुणा करेंगे 16 नंबर हो जाएंगे 144 की 4 हासिल हो जाएगी आपकी 14, और 16 चौके 64 और 14 हो जाएंगे 78, और एक अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे। और ये h है, अर्थात ऊंचाई है। ऊंचाई को किस में नापेंगे आप, मीटर में। तो इस पहाड़ी की ऊंचाई आपने कितनी निकाल के दे दी है, 78.4 मीटर। तो ये हम लोगों का आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था, बस आपको ये ध्यान देना है कि पृथ्वी जो वस्तु है पृथ्वी की ओर गति कर रही है, इस स्थिति में आपको इस धनात्मक वाली स्थिति का उपयोग करना है। और हम लोगों को ऊंचाई चाहिए है,
तो ऊंचाई का सूत्र क्या है आपको याद है, यहाँ पे ऊंचाई विस्थापन के रूप में काम करेगी क्योंकि वस्तु ऊपर नीचे गति कर रही है। तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ ये समझनी है अपने मन से कि u का मान आपको 0 ही क्यों लेना है, क्योंकि वस्तु आपने ऊपर से छोड़ी है, तो छोड़ते समय भी उस वस्तु को आपने रोक के रखा था। रुकी अवस्था में वेग 0 होता है, तो u का मान 0 है, तो ये v का यूज करना पड़ता, तो वो भी हमने बताया आपको। रुकने के बाद वस्तु का वेग फिर से 0 हो जाता, मानते हैं ऐसा। तो v का मान भी 0 होता और g का मान हमको याद रखना होता 9.8, या फिर लिखा भी आ सकता है आपको एग्जाम में, और t का मान आपको 4 दिया है। तो इन सभी स्थितियों का यूज करके आपको h का मान निकालना, जो कि कितना है हम लोगों का 9.8, गलत बोले हम 78.4 मीटर। ठीक है, तो इसको याद रखें और कोई भी डाउट होने पे हमसे संपर्क करें। आगे चलते हैं। उपरोक्त स्थितियों पे ही हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। 60 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है इस बार, तो बताइए कि वह ज़मीन से कितने समय में टकराएगा। तो पिछले क्वेश्चन में आपने किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा, सीधे नीचे जा रहा था। इस बार आपको पहले उसको ऊपर फेंकना है और फिर ऊपर से वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करके देखते हैं। तो मान लीजिए ये कोई हमारी मीनार है, ठीक है। तो इस मीनार के इस सिरे को हम लोग ए नाम दे देते हैं और इसको हम लोग बी नाम देते हैं, और इसको हमने लिख दिया शिखर भी साथ में। ठीक, ये शिखर है। इस शिखर से आपको, इस मीनार की ऊंचाई भी आपको दी गई है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। और अब इस शिखर से किसी वस्तु को आपको क्या करना है, ऊपर फेंकना है, और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकना है। तो आप ये मान लेते हैं कि जब आपने यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, तो मान लीजिए वो यहाँ तक ऊपर तक गई, ठीक है, ऊपर तक गई। तो वो किस बिंदु तक ऊपर तक गई, तो आपने बोला सी तक गई ऊपर, ठीक है, सी तक ऊपर गई। और फिर यहाँ तक ऊपर जाने के बाद अब वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो इन सब की हमें गणना करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बस कुछ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि माना ए बी मीनार है जिसका शिखर बी है, बी से किसी पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछालने या ऊपर फेंकने पर वह T1 मान लेते हैं, T1 सेकंड में, T1 सेकंड में बिंदु C तक पहुंचती है। ठीक है, एक चीज़ और मान लेते हैं, माना जो हमारा BC है, B से लेके C तक हमारा जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, BC बराबर H। ठीक, तो आप इसके लिए और G का मान तो हमें याद है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, B से C तक की गति में, और B से C तक की गति में हम लोग कहाँ की ओर गति करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो V बराबर U
प्लस नहीं माइनस लेना है, v माइनस जी टी। ठीक है, तो आपने किसी वस्तु को उछाला है। अब आप बोलेंगे सर आपने v की चर्चा नहीं की। तो v मतलब अंतिम वेग, और जब किसी वस्तु को आप उछालेंगे तो ऊपर जाके वो रुकेगी c पे और फिर वापस आना कहाँ शुरू करेगी, नीचे। तो v की वैल्यू भी आप कितनी लेके चलेंगे, 0। v की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, और उसको आपने उछाला था 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो v की वैल्यू 0 लेना आपको। u की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 20, और g का मान इसमें 9 पॉइंट थोड़ा टफ लगेगा, तो अब लगभग में कितना ले लेते हैं, 10। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 लगभग में, और t का मान अभी आपको निकालना है, जिसको हमें t1 लिख देना है बस यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने t1 सपोज किया है। तो अगली स्टेप में इस 10 t1 को आपने यहाँ से यहाँ पक्षांतर कर दिया, और सामने कौन दिखेगा, 20, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। तो 2 सेकंड मात्र हमारा t1 का समय, अर्थात b से c तक पहुँचने में वस्तु ने कितना समय लिया, केवल 2 सेकंड का। ठीक है, अब उसकी ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी हमें, ताकि हम लोगों को ये तो पता हो कि जब वस्तु हमारी ऊपर तक गई है और ऊपर से नीचे तक आने में उसको समय तो हमें निकालना है कि कितने समय में टकराएगी, लेकिन उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कुल मिला के कितनी दूरी तय की है, तो ये आपको भी निकाल के देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप B से C तक की गति में फिर से आप वृत्तकालीन गति का यूज करेंगे, और किसका, h बराबर में, और जाएंगे ऊपर ही, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का यूज करेंगे। अब h का मान निकालेंगे आप, ताकि b से c तक का, और h ही हमने उसको माना था, तो u का मान कितना दिया आपको, 20, t का मान कितना निकाल लिया आपने, 2 माइनस 1/2, g का मान लगभग में आपको कितना यूज करना है, 10, और t का मान कितना है, 2, फिर दबाएंगे 2 की घात, तो ये कट जाएगा 2 से कितने बार, 5 बार, 20 दूनी हो जाएगा 40, माइनस 2 का होगा 4, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। तो h की वैल्यू 40 माइनस 20 हो गई, कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 20। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 20 मीटर, और ये वाली हमने कितनी दी आपको, 60 मीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। तो अब जो वस्तु ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है, ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है, उस वाली वस्तु के लिए हम लोगों को 80 मीटर की दूरी तय करानी पड़ेगी। तो इस 80 मीटर की दूरी तय करने में उस वस्तु को कितना समय लगेगा, ये हम लोगों को निकाल के देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं अब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं। अब सीधा लिखना हम लोगों को C से A तक की गति में, और वो गति कहाँ होगी, नीचे की ओर। C से नीचे तक की गति में, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, h बराबर ut। अब यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि नीचे को गति कर रहे हैं, 1/2 हाफ जी टी स्क्वायर। h का मान कितना दिया आपको, 80 दूरी तय करनी है आपको। u प्रारंभिक वेग, अब जब वस्तु ऊपर पहुंची थी तो ऊपर जाके रुकी होगी, अर्थात प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो 0 इंटू टी प्लस 1/2, जी का मान लगभग में कितना लेते आए आप हर बार, 10, और टी का मान हम लोगों को चाहिए है, तो 2 से कितना कट जाएगा, 5 बार।
वहीं कर लेते हैं। 80 बराबर हो जाएगा 5t²। ठीक है, 80 बराबर हो जाएगा 5t²। जब इसको 5 से आप काटेंगे तो ये कितना बार कटेगा, 16 बार, और सामने कौन है, t²। तो जब आप लोग t की वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 16। अब इसको हम ऊपर जाके लिखते हैं, काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो t की वैल्यू के लिए कितनी मिलेगी आपको अब, 4। तो 2 सेकंड में वस्तु ऊपर पहुंची थी, केवल यहाँ से यहाँ तक, लेकिन पूरी ऊपर से नीचे तक आने उसको मात्र कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 4 सेकंड का समय उसको लगेगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 सेकंड। तो आंसर भी कहलाएगा हम लोगों का 4 सेकंड। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको क्या क्या याद रखना है ये भी याद होना चाहिए, और क्या क्या मानना है। तो हमने क्या बोला था आपसे कि कोई मीनार है जिसको हमने ए बी माना है और बी उसका शिखर माना है। इस मीनार के शिखर से किसी वस्तु को पहले ऊपर उछाला गया, तो आपने माना कि वस्तु को बी से उछाला, वो उछल के कहाँ तक गई, सी तक, और उछालने का वेग भी हम लोगों को दिया गया कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया गया है। तो हम लोगों को पहले क्या क्या गणना करनी पड़ेगी कि इस बी से सी तक जाने में समय कितना लगा, बी से सी तक की दूरी या ऊंचाई कितनी है। तो इन दो चीज़ों को निकालने के लिए पहले हम लोगों ने गुरुत्व के अधीन तो काम किया, लेकिन गुरुत्व के विपरीत दिशा में काम किया। तो उसके लिए आप लोगों ने पहले हम लोगों का जो पहला समीकरण था उसका उपयोग किया, जहाँ से हम लोगों ने समय निकाला 2 सेकंड आया। फिर हम लोगों ने बी से सी तक की गति में हम लोगों ने एच का मान निकालने के लिए इसका द्वितीय समीकरण का उपयोग किया, और हर बार आपको यहाँ पे माइनस लेना है। हमने साथ में आपको निशान भी लगा के दिए हैं कि हम लोग गुरुत्व के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आया 2 सेकंड समय का मान, और दूरी कितनी आ गई, उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 20 मीटर। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 ये दी गई थी आपको, 20 आपने निकाली है और 60 आपको दी गई है। तो टोटल ऊंचाई नीचे आते समय कितनी तय हो जाएगी या तय करनी पड़ेगी, 80 मीटर। तो 80 मीटर आने के लिए आपने फिर से इस बार इस गति के द्वितीय नियम का यूज किया, लेकिन गुरुत्व के अधीन काम करते समय पृथ्वी की ओर जाते समय, जहाँ पे आपको क्या लेना है, बीच में प्लस लेना है, या फिर जी का मान प्लस में लेना है। ठीक है, तो आपने इसको पूरा हल किया और गणितीय संक्रिया के अनुसार हमारा आंसर कितना आ गया, मात्र 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में हमारी वस्तु पृथ्वी पर आकर टकरा जाएगी। ये आपको लिख के देना पड़ेगा आंसर के रूप में। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।